के हवाले से आपको बताना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट सेट है, हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज़ होगा और आज शनिचर या हफ्ते का दिन है, साल 2025 मई के इस 5वें महीने की आखिरी तारीख। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन में खबरें कौन सी हैं, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे, मगर माजी में कौन से वाक़यात हैं जो सबक आमोज भी हैं और कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी जो आज के दिन रोनमा हुए हैं, ज़रा उन पर नज़र दौड़ाते हैं। आज के दिन मई की 31 तारीख साल 1935 पाकिस्तान के शहर कोयटा के अंदर 7.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। 6000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक की। 1973 में इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 440 हादसे का शिकार हुई। 48 अफराद अपने जान गंवा बैठे, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स थे, इनकी भी मौत हुई। साल 1987 दिन आज का आलमी योम इंसदाद तंबाकू नोशी मनाने का आगाज़ पूरी दुनिया के अंदर हुआ और आज पूरे भारत के अंदर तमाम रियासतों यूटीज़ के अंदर वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाएगा। मंशियात से या तंबाकू नोशी से कैसे मुआशरे को, नौजवानों को, बच्चों को, ख़वातीन को बचाया जाए, आज वो जो मंशियात के ख़िलाफ़ कैंपेन है उसका हिस्सा बनाते हुए थोड़ा और आगे जाएंगे। 2012 में आज ही के दिन जनरल बिक्रम सिंह ने भारतीय फ़ौज के सरबराह का ओहदा संभाला और अगले 2 बरसों तक इसी तरीके से ये जिम्मेदारी पर निभाते रहे। आज के दिन इनको 2012 में इस कुर्सी पर बिठाया गया था। 1774 में आज के दिन पहला डाक खाना भारत के अंदर कायम हुआ, जिसको कैलकाटा जनरल पोस्ट ऑफिस कहते थे, GPO, और बाद में जाकर पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर और फिर आज़ादी के बाद ये डाक खानों वाला सिलसिला था वो और आगे बढ़ाया गया। लेकिन शुरुआत आज के दिन हुई थी कैलकाटा और मौजूदा वक्त में जिसको आप कोलकाता कहते हैं। 1959 में मजहबी पेशवा दलाई लामा को भारत में पनाह देने का सरकारी तौर पर फैसला आज के दिन हुआ, मई की 31 तारीख को। 1889 में अमेरिका में साउथ फोर्क डैम टूटने से शहर के अंदर आज के दिन 2200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। पूरा शहर पानी पानी हो गया था। इस अफसोसनाक वाक़े को अमेरिका के अंदर हुकूमती सतह पर प्रोग्राम्स के ज़रिए याद किया जाता और जो लोग अपनी जानें गंवा बैठे उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। साल 1970 पेरू के अंदर भी आज ही के दिन 7.9 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। 67,000 अफराद की जानें गई और मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक में ये सूरत हाल माजी में रही है, लेकिन 1970 में पेरू सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में से एक था। 1921 में अमेरिका के टल्सा के अंदर नस्ल कुशी के फसादात में 300 से ज़्यादा लोगों की जानें गई और वो जो ब्लैक एंड वाली लड़ाई थी वो थोड़ी और आगे गई। आज ही के दिन 2010 में निजी स्कूलों में 25% नशिस्तें गरीब बच्चों के लिए मुख्तस रखने का फैसला भारत सरकार की जानिब से किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में ये फैसला हुआ। 2008 में आज के दिन उसेन बोल्ट ने आज के दिन न्यूयॉर्क के अंदर 100 मीटर दौड़ का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जमैका से इनका ताल्लुक, कई मेडल्स, कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। उसेन बोल्ट न्यूयॉर्क के अंदर आज के दिन एक और रिकॉर्ड कायम किया। 1962 में आज का दिन जब इजराइल ने नाजी जर्मन अफसर एडोल्फ को आज के दिन फांसी दी। 1962 तारीख 21 मई की आती है। इजराइल की जानिब से नाजी जर्मन अफसर के खिलाफ आज के दिन ये कार्रवाई हुई। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद वाक़यात या अहम बातें आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक हमने रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हम जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ करेंगे और उसके बाद एक एक करके कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू शनीद होगी, आप तक तफसीलात पहुँचेंगी। लेकिन शुरुआत शुमाली भारत बिलखुसूस जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर मौसम ने करवट ली और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिशें, तेज़ हवाएं या आंधी तूफान का सिलसिला जारी है और कई एक इलाकों से जहां एडवाइजरीज भी जारी हुई हैं, लेकिन नुकसान की भी इतलात इशफाक मौसूल हो रही है। बिल्कुल जनाब, खबर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ज़रा बात महकमे मौसमियात की पेशन गोई और रियासत के अंदर मौजूदा मौसमी तब्दीली के बीच की खबर से करते हैं, जहां पर रात भर वादी कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर तेज़ हवाएं चली हैं, मूसलाधार बारिशें हुई और सुबह जम्मू के बेशतर इलाकों के अंदर आज सुबह हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हुई हैं, तेज़ हवाएँ भी चली हैं। इस बीच इतलात और ख़बर ये है कि बांडीपोरा गुरेज शाहरा पर यानी बांडीपोरा गुरेज के बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई और इस तरीके से कल हमने गुलमर्ग के पहाड़ियों पर हल्की बर्फ़ देखी थी और आज की जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो बांडीपोरा से आ रही हैं, जहां पर गुरेज के इलाके के अंदर बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला हुआ। और ये पहली तस्वीर गुरेज इलाके से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि श्रीनगर, बारामूला, गुरेज शाहरा पर किस तरीके से बर्फबारी हुई है। हल्की सी बर्फबारी ज़रूर हुई और ये तब्दीली
मौसम का आगाज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर तेज़ बारिशें हुई हैं, हवाएं चली हैं और ये सिलसिला आज शाम तक चल सकता है। तस्वीरें आज सुबह की भी है जब शहर श्रीनगर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर तेज़ हवाएं चली हैं, बारिशें हुई हैं और तेज़ बारिशों के बाइस जो शदीद गर्मी की लहर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर देखने को मिल रही थी, उसमें नुमाया कमी देखने को मिली है। इसी तरीके से सोबा जम्मू के अंदर आज सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान मुसलसल बारिशें हुई हैं। कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, तेज़ हवाएं भी चली है, जिसकी वजह से मौसम में नुमाया तब्दीली जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक फ़िलहाल मज़ीद बारिशें तवक्को की जा रही है कि 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों का एहतमाम हो सकता है। लेकिन न सिर्फ बारिशें होंगी बल्कि 1 जून तक तेज़ हवाएं भी हो सकती है। तेज़ हवाओं की वजह से मुतअद्दिद मकामात पर आसमानी बिजली जो है वो गिर सकती है और इस वजह से जो रियासती हुकूमत और रियासती एडवाइजरी डिपार्टमेंट है, महकमे मौसमियात है, उन्होंने जो एडवाइजरी जारी किया उसमें एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। तस्वीरें शहर श्रीनगर से लेकर आप मुतअद्दिद मकामात की देख रहे हैं जहाँ पर आज सुबह एक बार फिर बारिशों का सिलसिला हुआ है, रात भर तेज़ हवाएं चली थी। जम्मू सूबे के अंदर भी मुतअद्दिद मकामात पर बारिशों और तेज़ हवाओं की वजह से मामूलाती ज़िंदगी आज सुबह लगभग मुतासिर ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन मौसम के मिजाज में नुमाया बेहतरी एक बार फिर देखने को मिली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर कि गुलमर्ग की पहाड़ियों के साथ साथ अब जो इस वक्त की खबर है कि गुरेज बांडीपोरा शारा पर मुतअद्दिद मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अच्छा, इस बीच खबर ये आ रही कि मुसलसल जो बारिशें हो रही हैं उस वजह से कई रास्ते पर आमदरफ जो है वो बंद कर दिया गया। मुगल रोड को फिलहाल दोनों तरफ से रोक दिया गया। मुगल रोड पर तेज़ हवाएं बारिशें हुई हैं, उस वजह से इस शाहरा पर चलने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है। ये एक और अपडेट जो है वो चलिए अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, तस्वीरें बर्फ की भी दिखाइएगा और जहूर को सबसे पहले दे दीजिएगा। बांडीपोरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो तस्वीर इस वक्त तमाम लोग जहूर देख ही रहे हैं, क्या सूरत हाल ओवरऑल जो जिला हेडक्वार्टर और गुरेज के दरमियान इस बर्फबारी के बाद ये जो या बर्फ की सफ़ेद चादर है, क्या राब्ता मुनक़ता मुकम्मल तौर पर माना जाए? बालाई इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों में, पूरे जिले के अंदर क्या सूरत हाल इस वक्त है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करेंगे जो पहले महकमे मौसमियात ने जो पहले प्रेडिक्शन दी है उसके मुताबिक जो है यहाँ पे जो है कल से ही जो है बर्फबारी के जो गुरेज इलाके में जो है रात को ही देखने को मिली। लेकिन इसके जो मैदानी इलाके हैं, बांडीपोरा के जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे जो बारिशों का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है कल शाम से। लेकिन अभी भी जो है बारिशें जो है हो रही हैं और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल अभी जो विजुअल्स में देख रहे हैं गुरेज जो राजधान टॉप पे है, बर्फबारी हल्की बर्फबारी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन जो हमें लोकल्स वहाँ कह रहे हैं कि ट्रैफिक को आमदरफ्त के लिए रोक दिया गया। जो गुरेज बांडीपोरा शाहरा है उस ट्रैफिक को भी आमदरफ्त के लिए रोक दिया, क्योंकि एहतियात के तौर पर ये कदम लिया गया है, क्योंकि रोड स्लिपरी बन जाता है तो इसमें फिर खतरा लाग रहता है कि एक्सीडेंट का खतरा लाग रहता है। उस हवाले से जो है फिलहाल एहतियात के तौर पर गुरेज बांडीपोरा शाहरा को जो है ट्रैफिक मूवमेंट को जो है रोक दिया गया है। फिलहाल जो हम अगर मौसम की बात करेंगे, बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और कल ही जो है यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने पहले ही हिदायत दी है, डू एंड डॉट्स जो है वो बताए गए हैं क्या एहतियात करना होगा, क्योंकि ये भी बताया कि हैवी विंड स्टॉर्म हो सकता है, तो वो भी बताया गया है कि क्या क्या एहतियात बरतना होगा। तो वो कल ही जो है जानकारी दी गई है कि ये जरा कंफर्म कर दीजिएगा कितने इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, और हमें जानकारी है कि इस वक्त भी हल्की ही सही मगर बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल, अभी भी मैंने पहले ही नाज़रीन को बता दिया है कि अभी भी बर्फबारी, लेकिन हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। एक दो की अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी होगा, लेकिन जैसे हम विजुअल्स में देखें 1-2 इंच के करीब बर्फ रिकॉर्ड हो सकती है। लेकिन अभी भी जो है हल्की बर्फबारी बिल्कुल राजधान टॉप पे जो है कंटिन्यूसली अभी भी देखने को मिल रही है। हल्की हल्की बारी जो है देखने मिल रही है। और मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बहुत शुक्रिया ज़हूर भट्ट। फिलहाल जो राजधान टॉप पर या बालाई इलाकों में जाने वाली राब्ता सड़क थी वो बंद हुई है, ट्रैफिक मुतासिर है और जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा जानो माल के नुकसान से बचने के लिए। और दूसरी तरफ वादी कश्मीर, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तूफानी हवाएं, महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक
30 और 31 में, जो कल ही हमने आपको बताया था, कल डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ थे, उनकी जानिब से भी तस्दीक की गई थी कि 48 घंटे अहम हैं। तेज़ हवाओं का असर अलग अलग मकामात पर और शेर श्रीनगर में सबसे ज़्यादा हो सकता है, जहां पर शिकारा राइडिंग के लिए अगर कोई जाता है तो आज फ़िलहाल 5-6 घंटे बिल्कुल भी किसी को इस तरह की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि आप पिछले सिर्फ 1 महीने के दौरान देखेंगे कश्ती उलटने के या जानी नुकसान की तस्दीक मकामी सतह पर इंतज़ामिया कर चुकी है। उन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से बचा जाए। शिकारा राइड भी फिलहाल रोका गया है। तमाम सरगर्मियां झीले डल के अंदर इस वक्त ठप हैं और ट्रैफिक भी सड़कों से सुबह सुबह गायब नजर आ रहा है। और ये सब मौसम का असर है। शदीद गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई एक जगहों पर पिछले 24 घंटों में या 72 घंटों के दौरान बीच बीच में जब मौसम बदला है, तेज़ हवाएं चली हैं, वादी कश्मीर में काश्तकार, वादी कश्मीर में जो किसान हैं, बाग मालिकान हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जानो माल का नुकसान जिसकी तस्दीक तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जो माली नुकसान है, जिन लोगों का रोज़गार का एक ज़रिया था, फल फ्रूट थे वो या सब्जियां मुकम्मल तौर पर तबाह। चलिए जनाब, ये तो थी जनाब मौसम के मिजाज की बात, लेकिन ज़रा बात आज रात की भी करते हैं, जहां पर सबकी नज़रें आज रात पर भी रहेंगी, क्योंकि इतलात और ख़बरों के मुताबिक और रियासती इंतज़ामिया के हुक्मनामे के तहत आज मॉक ड्रिल होने जा रहा है। और ये मॉक ड्रिल 5 रियासतों के अंदर होगा, बशमूल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस ज़िमन में सूबाई इंतज़ामिया की तरफ से सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के मुतअद्दिद मकामात पर प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। बड़ी खबर कि मॉक ड्रिल आज होने जा रही है। इंतजामिया की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दूसरा मॉक ड्रिल आज शाम को शुरू होगा और इस वजह से रात 8 बजे के बाद कई मकामात पर ब्लैकआउट भी होगा, जो 15 से 20 या आधे घंटे तक भी रह सकता है। ये मॉक ड्रिल मुतअद्दिद मकामात पर होंगी और इस ज़िमन में यूनियन टेरिटरी समेत 6 रियासतों के अंदर ऑपरेशन शील्ड के तहत आज ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ऐसे इलाके रहेंगे जहां पर ये मॉक ड्रिल चलाई जाएगी। और ये मॉक ड्रिल कराने का मकसद ऑपरेशन शील्ड के तहत सिर्फ इतना है कि तमाम लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की जानकारी हो कि अगर सूरत हाल तब्दील होती है, जंगी सूरत हाल बनती है, तो उसमें उन्हें खुद कैसे बचना है, दूसरे लोगों को कैसे बचाना है। और पिछले कई दिनों से लगातार हमने देखा था कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस तरीके की मॉक ड्रिल जो थी वो चल रही थी, लेकिन फिलहाल आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी मॉक ड्रिल होगी। सूबा जम्मू के भी जिला इंतजामिया की तरफ से मुतअद्दिद मकामात पर यह मॉक ड्रिल कराई जाएगी और सूबा कश्मीर के अंदर भी इस मॉक ड्रिल को कराया जाएगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए कंट्रोल ब्लैकआउट किया जाएगा और इस दौरान कैसे एहतियाती तदाबीर करने हैं, क्या कुछ करना है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। NCC, NSS, NYKS, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, सिविल डिफेंस, उसके साथ साथ SDRF के जो लोग हैं वो इस पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस के तहत मुतअद्दिद मकामात पर प्रोग्रामों का इनेकाद करने जा रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर समेत जम्मू के मुतअद्दिद मकामात पर भी इसी तरीके के ऑपरेशंस को चलाने की बात जो है वो कही जा रही है। अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, उड़ी जो है और अवंतीपोरा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रजौरी, सांबा, पुंछ, डोडा, अखनूर, नौशहरा और सुंदरबनी के अंदर खुसूसी तौर पर यह तरबियती प्रोग्राम जो है वो चलाए जाएंगे। बड़ी खबर कि रियासती इंतजामिया और मरकजी वजारत दाखिला के हुक्मनामे के बाद ये ऑपरेशन शील्ड का दूसरा पड़ाव होगा, जिसे आज शुरू किया जाएगा। शाम 8 बजे से ये मॉक ड्रिल ब्लैकआउट की चलाई जाएगी। उससे पहले ऑपरेशन प्रिपेयरनेस यानी अस्पतालों के अंदर, ब्लड बैंक्स के अंदर, एम्बुलेंस सर्विसेज के अंदर किस तरीके से काम करना है वो दिन में ही लगभग 4-5 बजे के बाद शुरू होगा, लेकिन ऑपरेशनल ब्लैकआउट जो है वो रात 8 बजे के बाद शुरू होगा, जिस दौरान एयर सायरन समेत मुतअद्दिद चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पूरी तरह से अलर्ट पर अवाम को रखा जा सके। इरशाद, बारामूला के पास हम चलेंगे, नॉर्थ कश्मीर और श्रीनगर। सईद इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि डिटेल्स हमारे सामने आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने। सबसे पहले इरशाद, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बदलते मौसम के मिजाज के बीच ऑपरेशन शील्ड, जिसे आप मॉक ड्रिल भी कहते हैं, आज बाद दोपहर तकरीबन 5 बजे के बाद शुरू होना है। 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक भी ये ड्रिल जो है वो चल सकती है। क्या कुछ डिटेल्स है नॉर्थ कश्मीर की जब हम बात करते हैं?
देखिए, बिल्कुल अगरचे हम बारामूला के शौकत अली स्टेडियम के हवाले से बात करें, जहां पे तमाम तर इंतजाम जो है वो किए गए हैं, और आज बाकायदा तौर पर 2 बजे के आसपास जो है यहाँ पे मॉक ड्रिल होने वाला है। किस तरीके से जो है यहाँ पे जंगी सूरत हाल जब हो, किस तरीके से जो है बचना है, यहाँ पे बैंकरों में किस तरीके से जो है अपने जान बचानी है, चाहे हम यहाँ पे सायरन के हवाले से बात करें या दीगर मामलों के हवाले से बात करें, क्योंकि तमाम यहाँ पे जो फैसिलिटी रखी है, हालांकि लोगों को जो है समझाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे SDRF, NDRF, फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो अमले है वो यहाँ पे रहेंगे, और बिलखुसूस यहाँ पे बाकायदा तौर पर यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ चाहे हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या अलग अलग स्टेटों में जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर ये आप कह रहे हैं कि शौकत अली स्टेडियम में तकरीबन 4-5 बजे के आसपास वो फिजिकल ड्रिल किया जाएगा, लेकिन ब्लैकआउट तो एंटायर जो हमारे पास इतला है पूरे सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर होना है। सबसे बड़ा मामला है जी, जब हम उड़ी की बात करते हैं, करना, केरन, टंगडार की बात करते हैं, वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा शेल्स गिरे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत है, तो वहां पर भी क्या इस प्रोग्राम को लिया जा रहा है, वहां पर भी किया जा रहा है? बिल्कुल अभी तक जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची है। बिलखुसूस यहाँ पे हेडक्वार्टर में जो है ये रखा गया है ये प्रोग्राम, चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें, क्योंकि सरहदी इलाकों में इससे पहले प्रोग्राम 1-2 किए गए हैं। बिलखुसूस वहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं, जहाँ पे शेलिंग की वजह से काफ़ी मुतासर हुए हैं लोग और काफ़ी नुकसानात से दो चार होना पड़ा। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और इसके चलते जो है आज बाकायदा तौर पर जो है इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी, यानी कि 2 बजे के आसपास जो है शौकत अली स्टेडियम ख्वाजबाग बारामूला में जो है ये प्रोग्राम होने वाला है। सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। इरशाद, श्रीनगर चलते हैं, सैयद इरफान फाजिल है। इरफान, 7 तारीख के बाद जो एक्टिविटीज़ हुई उस दौरान हमने ये भी देखा था कि इस मॉक ड्रिल में स्कूलों को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया था। एक तो ये कि श्रीनगर के अंदर क्या तैयारियां हैं, किन किन मकामात का इंतखाब किया गया है, टाइमिंग एग्जैक्टली क्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्या तालीमी इदारों को भी इन्वॉल्व किया गया है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस सिलसिले में? देखिए, जहां तक इस सेकंड मॉक ड्रिल का ताल्लुक है, आसिफ और गौर साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि पब्लिक सेफ्टी के साथ साथ जो डिजास्टर रेडनेस होती है या जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की जाती है SDRF या सिविल डिफेंस की तरफ से, आज मैं आपको बताते चलूं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब अभी जो कल फरमान जारी हुआ उसमें अमर निवास जो है कॉम्प्लेक्स, ये ऑपरेशन शील्ड जो हो रहा है, ये आज तकरीबन अमर निवास कॉम्प्लेक्स DC ऑफिस श्रीनगर में ये मॉक ड्रिल होने जा रही है, जो तकरीबन इसकी एक्टिविटी जो है 5 बजे से ही शुरू हो जाएगी। और उसमें एक कनेक्टेड पैगाम ये है, नो अलार्म नो सायरन, यानी जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो कोई अलार्म, कोई सायरन, वाइल्ड एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि रेजिडेंट्स पैनिक में चले जाते हैं। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं जो आपको मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूं कि जब एडवाइस किया जाता है इन चीजों को लेकर, तो उसमें जितने भी लाइट्स वगैरह होती है, इल्यूमिनेशन जो होती है, या इन्वर्टर लाइट्स या सोलर लाइट्स है, वो बंद करनी पड़ती है। जबकि हम 15 मिनट की खामोशी को लेकर, यानी जब हम मुकम्मल तौर पर इमीडिएटली ये सायरन सुनते हैं जो मॉक ड्रिल का होता है, उसके बाद बंद करनी है। दूसरी जानिब अगर आप कर्टन वगैरह रखते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर विंडोज पर पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करे, लाइट इमिशन जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। मगर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डू नॉट पैनिक, क्योंकि जब ये मॉक ड्रिल हो जाता है तो ये रियल इमरजेंसी नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज। ये फर्जी मशक है। मैं इसलिए कह रहा था, ये तो लोगों को अवेयर करने के हवाले से वो जो पॉइंट्स है या गाइडलाइंस हैं जिस दायरे में रहकर काम होगा, सिटी के आसपास जो एक्टिविटीज होनी है, शहर के अंदर, सेंट्रल कश्मीर में, स्कूलों को इन्वॉल्व आज किया जाएगा क्या? पेरेंट्स को, बच्चों को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को? जहां तक मेरे पास भी ऑर्डर है, इस ज़िमन में कोई बात ऐसी नहीं कही गई कि स्कूल और पेरेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। डिप्टी DC ऑफिस के अंदर ये तकरीबन 5 बजे के आसपास शुरू होना है। जैसे हमारे इरशाद बता रहे थे कि शौकत अली स्टेडियम में होना है, तो वहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन 8 बजे के बाद जो वो सायरन वाला सिस्टम है जो बजेगा, ऑफलाइन करनी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कहा गया कि डोंट बी पैनिक, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल होगा। लेकिन यहाँ मॉक ड्रिल हो रहा है जी, लेकिन सरहद पार काफी ज्यादा अलर्टनेस है। और ये देखिएगा कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है कि तरह तरह की खबरें वहां से भी आना शुरू हो गई। बढ़ते हैं जी आगे, जरा फटाफट से आपको ये बताते हैं, जब एक तरफ से मॉक ड्रिल हो रहा है तो डेट मीन्स के ऑन द प्रिपेयरनेस है जी, बहुत सारी चीजें हमारे सामने है, बहुत सारी चीजों पर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन बात जरा उन लोगों की भी करते हैं, उन खाना बदोशों की करते हैं जो गर्मियों में पहाड़ी इलाकों की ओर जाते हैं अपने माल मवेशियों को लेकर। और इतलात और खबर यह है कि मुतअद्दिद मकामात पर अभी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से चौपान कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। बिल्कुल, जो चरागाह हैं उनको मुश्किलात हैं, क्योंकि चरागाहों को बंद करना या रिस्ट्रिक्शंस सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट था।
एक तो सेंट्रल कश्मीर के अंदर जहां तोस मैदान, जहां इन दिनों आप देखते थे रौनक इन या तो खाना बदोशों की होती थी या जो चरागाहें थी, यहाँ पर इन लोगों का आना जाना लगा रहता था। ये सीज़न वो था जहाँ पर सबसे पहले इनका जाना होता था। इसी तरीके से दीगर अहम तरीन मकामात जिनमें सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के जो बालाई इलाके हैं, इन इलाकों में रसाई इस वक्त जो है वो बंद है, या इन एरियाज को इंतजामिया ने पहलगाम हमले के बाद, चूंकि टूरिस्ट भी जा रहे थे, तो बंद कर दिया था ताकि किसी भी तरीके से कोई जानी या माली नुकसान ना हो। लेकिन तो इस मैदान के अलावा दानीदार, फिजन और जानकारी के मुताबिक चस्कनार, अस्दार, लिडरमड और वर्गा के इलाके जो मुकम्मल तौर पर बंद थे, दोबारा मुतालबा चौपान कम्युनिटी की तरफ से किया जा रहा है। जो आप सब जानते हैं वादी कश्मीर के अंदर एक अच्छी खासी तादाद इनकी है, तो जो इस गर्मियों के पीक पर जब ये सीज़न होता है, जून जुलाई के महीने में इन बालाई इलाकों में चले जाते हैं, उनकी जानिब से मुतालबा हुकूमत से किया गया है कि उनके रसाई को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर हुकूमती सतह पर इकदाम उठाए जाएं। तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं, 40 से ज़्यादा सयाती मकामात को इंतजामिया ने बंद किया था, और 2 रोज़ कबल वज़ीर आला की जानिब से भी कहा गया गुलमर्ग के अंदर कि अब सयाती मकामात को रफ्ता रफ्ता आप देखेंगे मरहलावार बुनियादों पर खोला जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इन प्लेन्स के अंदर ये जो एक तरह की ढोके हैं, खुले मैदान हैं, सरसब्ज़ व शादाब मैदान, खूबसूरत जंगलात, यहाँ पर रौनकें इन दिनों लगा करती थी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो बेरौनकी, बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल हमने देखी, उस दौरान इंतजामिया ने ये मजबूरन एक फैसला लिया था कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से 40 से ज़्यादा 47 के करीब मकामात बंद, जिनमें ये एरियाज भी थे जिनके नाम लिए थे। तो ये सारे पास्चर्स जहाँ से गुजर कर आपको जिला बडगाम के अंदर नहीं दिखेंगे, ये मुतअद्दिद इलाकों के अंदर है जहाँ पर ये जो भेड़ बकरियाँ पालते हैं लोग, और गर्मियों में बिल्कुल पहाड़ियों के ऊपर चले जाती हैं ताकि आराम के साथ ये चरवाहे, ये जो जानवर है वो वहाँ पर रुक सके और फिर 2-3 महीने के बाद वापस भी आते थे। ये दरअसल एहतियाती तौर पर इंतजामिया ने फैसला लिया। लेकिन कल हमने देखा कि जो चौपान वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ख़त रवाना कर दिया गया है। फिर आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं उनकी तरफ से ख़त लिखा गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ख़त लिखा गया है, वज़ीर आला साहब को ख़त लिखा गया है कि ताकि जनाब इस मामले को देखा जाए। और ये जो मवेशियों का मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जिस गर्मी के अंदर रुकेंगे तो शायद मामला ख़राब हो सकता है, इसलिए इनको जाने की इजाज़त। फिर जो चौपान वेलफेयर है उनका ये मानना कि जनाब सन 1990 में भी उन्होंने इंतज़ामिया के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम किया है। मुश्किल तरीन हालात में हमने तमाम एडवाइजरीज पर जो है वो उसका अमल दरामद भी किया है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा नज़रसानी भी की जाए और उनके साथ मशावरत के बाद अगर फैसले कोई लेने भी हैं तो वो भी लिए जाए। तो फिलहाल खबर ये कि मुतअद्दिद मकामात जो हैं वो अभी भी सील हैं और वो बंद एहतियातन कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बंद है। भारत पाकिस्तान की कशीदगी के बाद जो सूरत हाल बनी थी पहाड़ों के अंदर वो सबके सामने है। तो यही वजह है कि ये मुतअद्दिद मकामात बंद किए गए थे। लेकिन फ़िलहाल ख़बर ये कि एक तहरीरी ख़त इनकी तरफ से रवाना कर दिया गया है। देखना होगा कि वज़ीर आला और जो है इस सिमन में क्या कुछ वहाँ से जवाब आता है। ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख चुके हैं जी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर ज़राअत, मरकज़ी वज़ीर ज़राअत का एक बड़ा ऐलान है और उनका मानना कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नया ब्लूप्रिंट है। ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि आज नो टबैको डे है, ये क्या मतलब होता है, इसके क्या माने हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इसकी कोई अहमियत आज के दिन में है, इस पर ज़रा गुफ्तगू करनी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि ट्रंप साहब फिर बोल पड़े हैं। न सिर्फ ट्रंप बोल पड़े हैं, चीन से भी बयान आया है, तुर्की ने भी बयान दिया। जम्मू कश्मीर के हर एक खबर से आपको बाखबर करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका 9 बज चुके हैं। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं और अब बात ज़राअत के हवाले से। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और विकसित कृषि संकल्प या ये जो प्रोग्राम था, सरकार की स्कीम है जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से की गई, लेकिन इन सबके बीच में कुछ बड़ी बातें की गई, कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं और जम्मू कश्मीर में नई ज़रूरी हिकमत अमली तरतीब देने के लिए सरकार के मुताबिक, मरकज़ी वज़ीर ज़राअत के मुताबिक 18 जून 2025 तक नई ज़रूरी हिकमत अमली या जो एग्रीकल्चर के हवाले से जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा ताकि कम से कम जम्मू कश्मीर भी मुल्क के बाकी रियासतों की तरह खास तौर से काश्तकारी के मामले में, ज़राअत के मामले में आगे बढ़े। और जो फ़ायदे वाली बात काश्तकारों की या किसानों की सालाना आमदनी दुगना करने की बात होती है उस पर काम हो सके। भारत का जो एग्रीकल्चर आउटपुट ग्रोथ है वो 40% बढ़ा है साल 2014 के बाद। पिछले 10 वर्षों में एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये दावा आरएसपुरा के अंदर उस वक्त पेश किया गया जब एक अहम तरीन प्रोग्राम का वो हिस्सा बने, बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ तशरीफ लाए। विकसित कृषि संकल्प मुहिम में किसानों को बराह रास्त भारत सरकार फायदा पहुंचा रही है, कृषि मंत्री या मरकजी वज़ीर ज़राअत के मुताबिक। याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान जब से उनको मरकजी वज़ारत ज़राअत मिली है मोदी 3.0 में, तो जम्मू कश्मीर का उनका पहला दौरा था और एक तो 17 और 18 जून के आसपास जहां उन्होंने कहा कि वो वापस जम्मू कश्मीर की तरफ आएंगे, एक और एग्रीमेंट मीटिंग होने जा रही है जहां पर रोड मैप तैयार किया जाएगा जम्मू कश्मीर के विकास, जम्मू कश्मीर की कृषि, जम्मू कश्मीर की ज़राअत के हवाले से। और विकसित कृषि संकल्प अभियान या ये जो प्रोग्राम है वो पूरे मुल्क के अंदर 12 जून 2025 तक चल रहा है। कुल मिलाकर जहां तक इम्प्लीमेंटेशन या इसके नफाज की बात है तो 731 कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं या जो सेंटर्स हैं, मराकज़ हैं, वो इस वक्त काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस बात पर भी नज़र है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो सिफारिशात हैं, ICR की जो रिपोर्ट्स हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है ताकि काश्तकारों को बराह रास्त इन स्कीम्स या प्रोग्राम्स का फ़ायदा मिले। तो 2-4 चीज़ें याद रखिएगा इस प्रोग्राम का कुल मिलाकर खदोखाल ये है कि ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट मीटिंग होने जा रही है 17 और 18 तारीख को। हो सकता है कि वापस शिवराज सिंह चौहान जम्मू कश्मीर लौट आएं। और दूसरा ये कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरे मुल्क ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ 40% तक की ग्रोथ की है या बड़ा है, इजाफा हुआ है पिछले 10 सालों का लेखा जोखा जो सरकार पेश कर रही है। दूसरा, बॉर्डर एरियाज के अंदर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर जो काश्तकार, जो किसान रह रहे हैं, उनके लिए खुसूसी इकदाम हो सकते हैं, कोई स्पेशल कदम सरकार उठा सकती है क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। और पिछले दिनों जैसे ज़रूरी सरगर्मियाँ क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में मुतासिर हुई तो जिन किसानों ने फसल अपनी बीजी थी या बोई थी, दोबारा वहाँ पर फसल काटने के लिए वो नहीं लौट सके, BSF की मदद से दोबारा काम शुरू हो रहा है। उन एरियाज़ पर शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक खास नज़र है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या जीरो लाइन पर रहने वाले या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की हैसियत पर काम करने वाले ये जो काश्तकार हैं उनको बराह रास्त फायदा पहुंचाया जाएगा। और एग्रीकल्चरल ब्लूप्रिंट ज़राअत के मामले में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की तमाम रियासतें क्या करेंगे, पूरा सेक्टर, पूरा शोबा क्या करेगा, 17-18 जून को जाकर इस सिलसिले में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। लेकिन इशफाक, एक और सवाल भी होगा जी किसानों और सरकार के बीच में कि अब आगे होगा क्या 17-18 तारीख को। और ये माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान साहब दोबारा आएंगे। और कल जिस तरीके से उन्होंने एक प्रोग्राम का इफ्तिताह यहाँ पर किया, विकसित कृषि संकल्प अभियान, आरएसपुरा सेक्टर के अंदर वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर बात रखी है, मरकजी वजीर उनके हमरा थे और एक भी, लेकिन बात उन्होंने जब सामने रखी तो यही कहा कि नई जम्मू कश्मीर के लिए नई एग्रीकल्चर ब्लूप्रिंट को तैयार किया जा रहा, 18 जून को मंजर आम पर आएगा। और इस ज़िमन में जो मौजूदा एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा है उसका आउटपुट ग्रोथ जो है वो 40% बढ़ा है बनस्पति 2014 के मुकाबले में। शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा दावा। अच्छा, इस दौरान कुछ किसान तंजीमों की तरफ से कल ये स्टेटमेंट्स भी आए इशफाक के माजी में सरकार ने काम किया था क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से, उस पर भी अब एग्रीकल्चर और जो बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट से स्टेक होल्डर्स हैं, शायद वक्त आ गया काम करने की जरूरत है क्योंकि पिछले सिर्फ 7 दिनों के दौरान 30% फसल और बागात का नुकसान जम्मू कश्मीर ने भी उठाया है। वो क्रॉप इंश्योरेंस वाला मामला यहाँ बड़े दिनों से चल रहा और मुझे उम्मीद थी कि शायद जब नई हुकूमत बनी है तो ये भी कोई काम करेगी इस ज़िमन में, लेकिन न तो बजट प्रोविजन में उसको दिखा और ना ही प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सामने आया उसमें कोई बात इस तरीके की दिखी है। नो डाउट कि लेटेस्ट होप्स हो कि नई दिल्ली में ये नई एग्रीकल्चर ब्लूप्रिंट जो बन रहा है 18 जून को जिसका इफ्तिताह होना है, लेटेस्ट होप्स हो कि वहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ी सी रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिले। बढ़ते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की और बात ज़रा तंबाकू नोशी की करते हैं। और आज पूरी दुनिया के अंदर नो टबैको डे मनाया जा रहा है, यानी आप तंबाकू मसनूआत का इस्तेमाल ना करें, सिगरेट, पान, बीड़ी,
खीनी का इस्तेमाल ना करें। ये पूरी दुनिया में आज ये दिन मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस दिन के हवाले से कई तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया है। मौसम नासाजगार होने के बावजूद भी मैराथन्स, वॉकथॉन्स का एहतमाम किया गया है और ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि मंशियात, स्पेशली सिगरेट और सिगरेट से मुंसलिक जितने भी जो चीज़ें हैं उनसे हम दूर रहें। और वर्ल्ड नो टोबैको डे की तकरीबात के सिलसिले में ये पहली तस्वीर आपको श्रीनगर से मिलेगी। बारिशों के बावजूद भी वॉकथॉन का एहतमाम आज डल के आसपास किया गया है। और जब हम इस प्रोग्राम की अहमियत और इफादियत को आपको बताएं तो ये याद रखिएगा कि सिगरेट नोशी में सूबा कश्मीर छठे पायदान पर है, यानी पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा सिगरेट पीने वालों की जो फहरिस्त है उसमें 6 पॉइंट पर हमारा सूबा कश्मीर है। और जब हम सूबा कश्मीर की बात करते हैं तो सूबा कश्मीर में सबसे ज़्यादा सिगरेट अगर पिए जाते हैं तो वो सरहदी ज़िला कुपवाड़ा है। ये मैनू ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर औसतन तकरीबन 850 करोड़ रुपया सालाना टबैको प्रोडक्ट्स पर खर्च किया जाता है अवाम की तरफ से। 850 करोड़ रुपए के सिगरेट, बीड़ी और इससे मुंसलिक तमाम अशिया जो है वो हम पीते हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है। और जब हम देखते हैं कि 38.3% मर्द, 3.6% खवातीन गाँव देहात और शहर के अंदर इस मंशियात का इस्तेमाल कर रही है, कंज्यूम करती हैं जी टबैको प्रोडक्ट, चाहे वो सिगरेट हो या सिगरेट से मुंसलिक दीगर चीज़ें। अवेयरनेस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है महकमा सेहत के एहतमाम से, लेकिन स्टेक होल्डर्स और जो सिविल सोसाइटी है उनका मानना है कि ऑलरेडी हमारे पास एक कानून है, लेकिन उस कानून की अमल दरामद, उस कानून को किस तरीके से हिकमत अमली के साथ पूरा किया जाए वो अभी तक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 60% तलबा एडिक्ट हो गए हैं जी इस पूरे मामले से। और यही वजह है कि पब्लिक प्लेसेस पर, रिलीजियस प्लेसेस के आसपास, हॉस्पिटलों के आसपास सिगरेट बेचना और पीना इंतहाई मना था, जुर्म था। थोड़ी बहुत तो आपको दिखेगा कि गाड़ियों के अंदर कम हो गया है, पब्लिक प्लेस पर कम हो गया, लेकिन अभी भी 850 करोड़ रुपए के हम जब ये चीज़ें लेती हैं तो सवाल ये है तो सिर्फ वॉकथॉन से ये मसला हल होगा या ज़मीनी सूरत हाल हमें तब्दील करनी होगी। स्कूलों, कॉलेजों, मजहबी इदारों के आसपास जिस तरीके से धड़ल्ले से सिगरेट बेची जाती है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। और पिछले साल 2024 में एक रिपोर्ट आई, दिसंबर का बिल्कुल लास्ट वीक शुरू होने वाला था, श्रीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक तहकीक हुई शोबा मेडिसिन की, जिसमें इंकिशाफ हुआ कि 23% स्कूली बच्चे सिगरेट नोशी की लत में मुब्तला है, जो क्लास 12 से नीचे नंबर 1। हैरानी की बात यह कि 14% से ज़ायद तलबा ऐसे हैं जिनके वालिदैन पैसे से सिगरेट खरीदते हैं। ये सरकार की एक बड़े इदारे की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मेडिसिन डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है। इसी में ये तस्दीक होती है कि स्कूली तलबा तहकीक के मुताबिक 60% से ज़्यादा अवामी मकामात पर सिगरेट पीते हैं या पब्लिक प्लेसेस पर जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके राब्ते में, और शहर श्रीनगर में 29% स्कूली बच्चे सिगरेट नोशी करते हैं, जबकि कश्मीर में सिगरेट नोशी करने वाले स्कूली तलबा की मजमूई शरह 23%। आज सुबह क्या कहा गया, ये कमिटमेंट नज़र आती है कि ठीक है प्रोग्राम्स अच्छे हैं, डिबेट्स डिस्कशंस तक चीज़ें महदूद हैं, लेकिन अमली तौर पर काम कैसे शुरू हो। ज़रा आज इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले शुरका की बात भी सुन लेते हैं और उसके बाद कुछ सवालात भी। आज का इवेंट जो है ये आपको सबको पता होगा, टुडे 31 मई हम मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। सो आज भी हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहे हैं। इसके बारे में हम एक वॉकथन, मतलब हम एक दौड़ करेंगे, चलेंगे फ्रॉम दिस बुलेवार्ड नेहरू पार्क। इसमें हमारा स्टाफ, हमारे लोकल पब्लिक और हमने स्कूल के बच्चे हायर सेकेंडरी शालिमार, हायर सेकेंडरी निशात से लाए हैं। इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, ताकि हमारे बच्चे, हमारा समाज जो है इस टोबैको और तंबाकू नोशी और ड्रग के मेनेस से दूर रहे। बच्चों को तो ये जो है ड्रग्स हैं, ड्रग का मेनेस है, टोबैको है, एज यू नो आजकल इसका बड़ा मतलब ये हाई लेवल पे हो गया है। सो ये अवेयरनेस हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं इसमें ना गिरें, ये अवेयरनेस रहे, ताकि अगर जो बच्चे जैसे आज पार्टिसिपेट करने हैं वो आगे दूसरों को अवेयरनेस देंगे, अपने फ्रेंड्स को अवेयरनेस देंगे कि इससे क्या असरात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब भट्ट है और हमें आज सेलिब्रेट किया कि वर्ल्ड टबैको अवेयरनेस। इससे हमें बहुत नुकसान पड़ता है और इसमें हार्मफुल केमिकल जैसे निकोटीन होता है, जैसे लंग डिजीज
बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज है टबैको डे जो हम फर्स्ट मई को हम ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो इसका ज़्यादा शिकार हो रहा है। तो हम इसके ज़रिए उनको एक मैसेज दिया जाता है, ये एक अच्छी आदत नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के जो ड्रीम्स है, फ्यूचर्स है, वो ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए हमने इस दिन, इस डे के ज़रिए हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जितना हो सके इनसे दूर रहे और सबको बताइए कि इन चीज़ों से दूर रहिए। ये जो इवेंट है ये डायरेक्टेड हेल्थ सर्विस कश्मीर की तरफ से मुनक्किद हो रहा है। ये वर्ल्ड नो टबैको डे है, हर साल मुनक्किद हो जाता है वर्ल्ड के हर एक एरिया में। इसका मकसद है कि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देना कि टबैको। ये तो श्रीनगर के अंदर प्रोग्राम था, लेकिन हमारे देखने वालों के कुछ सवाल भी इशफाक साथ आ रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज, प्रोग्राम्स होंगे, सेमिनार, वॉक्स, डिबेट, डिस्कशन। दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो ये कि डिपार्टमेंट की ये कमिटमेंट नज़र आती है कि ख़राब मौसम, आंधी तूफान में भी वो रैलियां निकाल रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर काम कितना करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि 1987 से जब से इसकी शुरुआत हुई वर्ल्ड टोबैको डे की, तो एक कानून भी बना, स्पेसिफिक लॉ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों या इनके प्रीमाइसिस के अंदर, इनके अहाते में, इनके 100 गज़ दूरी पर कोई भी अगर दुकान जहाँ पर नशे वाली चीज़ें बिकती हैं, पर्टिकुलरली तंबाकू से बनी हुई चीज़ें, तो उस वाले लॉ पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर काम नहीं हुआ है। बड़ी बात, कश्मीर यूनिवर्सिटी को आप खोल दीजिए, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है, रूमी गेट से, कोई भी गेट से आप जाएंगे, मार्केट है तो जाकर मार्केट में सर्वे कीजिएगा क्या है, तो वो पहली वायलेशन ये है। फिर दरगाह हज़रत बल उधर है, तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर आएंगे तो आपको खुद पता लगेगा सूरत हाल है क्या। और यही सूरत हाल हर जगह पर है कि जहाँ पर आपको ये इदारे नहीं होने चाहिए थे वहीं पर है, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। यही मैंने कहा था पहले कि जनाब जब हम 850 करोड़ रुपए का सालाना तंबाकू खाते हैं, तंबाकू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो सूरत हाल ये होनी चाहिए कि अब हमने मज़ीद कानून, जो बना हुआ कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटियाँ जो हैं उन्हें गियर अप होना पड़ेगा, तब जाकर यह मामला जो है वो हल हो सकता है। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात अब एक और अहम मुद्दे की करते हैं, बात सियासत की भी करते हैं। रियासत के अंदर जंग जैसी सूरत हाल बनी हुई है और इस जंगी सूरत हाल के बीच डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार फिर बयान दे चुके हैं। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा पेश किया कि दोनों मुल्कों के साथ तिजारती महाज पर लाया गया दोनों मुल्कों को और फिर जाकर जंग बंदी हुई। अगर मैं ये न करता, यानी डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कोट अनकोट करके कि अगर वो ये नहीं करते तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ होता साउथ एशिया के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत सीज फायर का क्रेडिट खुद को दे दिया है और ये साफ कर दिया कि दोनों मुल्कों ने नेगोशिएशंस भी की हैं, ये दूसरी बात उन्होंने बताई। और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो इन सब के बीच तिजारत को सामने रखा गया और दोनों मुल्कों के साथ तिजारत होगी, इस ज़िम्मन में ही दोनों मुल्कों ने बात अपनी रखी है। अब याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये पहली बार नहीं कह चुके हैं, ये 4-5 बार हो चुका है। और कल ऑयल हाउस जो उनका ऑफिस है ऑयल के अंदर, वहाँ पर ब्रीफिंग हो रही थी क्योंकि एक साहब ने बाहर जाना था, टेस्ला के मालिक साहब बाहर चले गए, इलान मस्क साहब, उन्होंने एज ए स्पेशल एडवाइज़र के तौर पर अपना काम मुकम्मल किया है। तो उस ज़िम्मन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर पाक भारत कशीदगी के बीच अमन कायम करने का सेहरा खुद को दे दिया है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। याद रखिएगा, भारत की तरफ से मौक़िफ़ साफ कर दिया गया था कि हमने जी कोई पेशकश नहीं की थी, पेशकश DGMO लेवल पर पाकिस्तान की तरफ से हो गई है, जिसको एसेस किया गया और उसके बाद कंडीशनल तौर पर आगे बढ़ा गया। फिर यह भी कहा गया कि पाक भारत के बीच कशीदगी को अगर कम करना है तो मुज़ाकरात के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मुज़ाकरात POK पर होंगे, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर होंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जो फ़रिश्तें पाकिस्तान को सौंपी गई है कि इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की जो वहाँ पर मौजूद है उनकी सुपुर्दगी का मामला हो। फिर तब तक इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई काम नहीं होगा जब तक मुकम्मल तौर पर इंतहा पसंदी पर काबू नहीं पाया जाएगा। भारत ने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया था और बार बार वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। इवन कि डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इशारों में ही सही लेकिन इस बात की वजाहत कर दी कि ये DGMO लेवल की बातचीत के बाद ही सीज फायर हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कल इस बात पर ताल ठोकी है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है।
Stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade, and we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood and they agreed, and that all stopped. We stopped. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप छठी बार ये बयान दे रहे 10 मई 2025 के बाद कि भारत और पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हुआ। तनाव के बाद दो न्यूक्लियाई ताकतें आमने सामने थी, एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिशें थी। ऐसे में मैं बीच में आया और ट्रेड के नाम पर ये जो ब्लैकमेलिंग का इल्जाम उन पर लग रहा है वो आप कह सकते हैं बरकरार है। भारत ने तीसरे फरीक की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। कल भी स्टेटमेंट्स आई, परसों भी, और यहाँ से कहा गया कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राब्ता हुआ, लेकिन राब्ता तब मुमकिन हुआ जब रिक्वेस्ट पाकिस्तान से आई कि 10 मई के बाद इस जंग को ख़त्म करना है जो खित्ते के अंदर काफ़ी जानी और माली नुकसान पहुंचा चुकी थी। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन एक और मुल्क है जिसके साथ भारत के अब सिफारती ताल्लुकात भी इंतहाई ख़राब होते चले जा रहे हैं और ऐसे आसार नज़र भी आते हैं। हम बात तुर्किया की कर रहे हैं और भारत की, क्योंकि सूरत हाल इस लेवल पर पहुँच गई है कि तिजारती सतह पर या तिजारती मुआहिदों की मुअत्तली के बाद अब इंडिगो का तुर्क एयरलाइंस के साथ मुआहिदा जैसे ही ख़त्म हुआ है तो कौमी सलामती के पेश नज़र क्लियरेंस मनसूख करने की बात कही गई है। इंडिगो को जो तुर्क तैयारे हैं इसके लिए 3 माह की मोहलत भी दी गई, लेकिन अब ये मुआहिदा ख़त्म करने से ये कम से कम बात साफ हो जाती है कि तुर्किया और भारत के दरमियान डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे, जो कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो सकती थी या हो रही थी, रिश्ते बहुत अच्छे थे। सिफारती सतह पर भी सब कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता चला जा रहा है। ये तब हुआ है जब भारत पाकिस्तान के खित्ते के अंदर जंग जारी थी। इस जंग में खुलकर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान सबसे पहले तुर्किया ने किया, ड्रोन्स दिए और एक खुसूसी जेट भी पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक पहुंचा था। उसी वक्त से बयान आना शुरू हुए थे और इन सब के बीच में आपको याद होगा कि पिछले दिनों बॉयकॉट टर्की यानी तिजारती मुआहिदे जितने भी थे वो मनसूख करने का दबाव सरकार पर डाला गया और बॉयकॉट टर्की या जो टर्किया के प्रोडक्ट से जितने भी मसनूआत उनकी कंपनियां यहाँ बेचती थी, यहाँ से वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई। लेकिन एक रास्ता था जहाँ से दोनों ममालिक मुज़ाकराती टेबल पर वापस लौट सकते थे, वो अब पूरी तरीके से मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मरकज़ी वजारत शहरी हवाबाजी की तरफ से जो इंडियन एयरलाइंस है इंडिगो, उनको ये कह दिया गया कि आप टर्मिनेट करेंगे जी अपने तमाम जो आज दिन तक था वो, वैसे उसके बाद इसका कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है। टर्की एयरलाइंस के साथ जो आपका MOU था वो ख़त्म करेंगे, कोई इसमें एक्सटेंशन नहीं होंगी। और जो बोइंग B777-300ER आता था टर्की एयरलाइंस के साथ आपके एक मुआहिदा था, उस मुआहिदे को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो ऑलरेडी टर्की के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम किए गए हैं, उन्हीं इक़दाम के पेश नज़र अब ये और फैसला हुआ है और इस तरीके से टर्की एयरलाइंस और इंडिगो के बीच मुआहिदा ख़त्म हो गया है। ताहम 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है इंडिगो को कि वो अपनी ज़मीनी सूरत हाल को बेहतर बना सके। मज़ीद किस तरीके से उन्होंने काम करना है इंटरनेशनल पर, वहाँ पर उन्हें वो एक छोटी सी राहत ज़रूर दे दी गई। लेकिन तुर्किया के एयरलाइंस के साथ फ़िलहाल जो लीज़ पर इंडिगो के कुछ चीज़ें थी और वो टर्मिनेट कर दिया गया है। और इससे पहले आपको याद होगा उनकी जो एक कंपनी सलीबी एविएशन था वो यहाँ मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स पर काम कर रही थी, वो भी ख़त्म हो गया। अगरचे उन्होंने अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया है, लेकिन वहाँ पर भी जवाब वही मिला कि नेशन फर्स्ट देन ऑल बिजनेस एंड ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर तुर्की और भारत के बीच ताल्लुकात मज़ीद अबतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और किसी तरीके की कोई राहत यहाँ पर तुर्की को नहीं दे दी गई है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा इंडस वाटर ट्रीटी की करते हैं, जहां भारत पाकिस्तान के बीच आबी तनाज़ा एक संगीन रुख इख्तियार कर चुका है। वहीं पर पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटजिकल डायलॉग भी हुआ है और मीडिया के मुताबिक जो स्ट्रेटजिकल डायलॉग हुआ है उसमें इस बात का खुलासा पेश किया गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सूरत हाल इस वक्त उभर कर सामने आई है और इंडस वाटर ट्रीटी के पानी को रोक दिया गया है,
अगरचे इस वक्त रोका जा सकता है लेकिन आगे इसको रोका नहीं जा सकता, और जब छोड़ा जाएगा तो वो एक वाटर बम की हैसियत से काम किया करेगा। उस पर तबादले ख्याल हुआ है, और उसी तबादले ख्याल के दौरान एक बात जो मुबस्सिरीन और माहिरीन की तरफ से पाकिस्तान के अंदर कही गई है वो ये है कि चाइना के साथ पाकिस्तान के राब्ते मजबूत हो रहे हैं, और इन्हीं राब्तों के बीच जो ब्रह्मपुत्र दरिया है उसका पानी भी भारत के लिए रोका जाएगा। अगरचे ये तमाम बातें एक कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई हैं, और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स PIIA की तरफ से किया गया है, और ये इंटरेक्टिव सेशन वहाँ पर था। मीडिया ज़रा के मुताबिक इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान भारत के बीच जो कशीदा अमल इस वक्त चल रहा है और जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोका गया है, इससे पाकिस्तान को बुरी तरह से नुकसान तो होगा, लेकिन इसके नामुल बदल में हम चीन का इस्तेमाल करेंगे। और ब्रह्मपुत्र दरिया, चूँकि भारत और चीन के बीच में कोई भी तहरीरी माहिदा इस पूरे मामले पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर अगर ब्रह्मपुत्र दरिया के पानी को मोड़ दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, तो वहाँ से एक दबाव बनाया जाएगा। ये कल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ से इंटरेक्टिव सेशन हुआ है। उस सेशन में एक पेपर जारी कर दिया गया है, जो पेपर वजारत पाकिस्तान को भी सौंप दिया गया है। तो डैट मीन्स के अब यहाँ से तो उन्हें कोई तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। तो एक अदर डिप्लोमेसी जो हम लगातार बता रहे कि ये जो जंग पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जंगी माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान सिर्फ फोर फ्रंट पर है। बैक एंड पर चाइना भी है, बैक एंड पर तुर्किया भी है, बैक एंड पर और भी छोटे छोटे देश है। यानी भारत बराह रास्त पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है, बल्कि बिलवास्ता वो चीन और दीगर मुल्कों से भी लड़ रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी से भी लड़ रहा है। और अगर इस इंटरेक्टिव सेशन को खंगाला जाए, देखा जाए, बड़े कैनवास पर खोल दिया जाए, तो पता ये लग रहा है कि पाकिस्तान चीन के बीच में जो मुआहिदे तय पाए जा रहे हैं, शायद उसमें ये ब्रह्मपुत्र वाला मामला भी होगा। और अगर ये होता है तो ये एक और परेशानी भारत के लिए हो सकती है चाइना की तरफ से। लेकिन देखना है कि चाइना ने अभी खुलकर इस पूरे मामले पर कोई बात नहीं रखी है। ये वो बात हम आपके सामने रख रहे हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ से सामने रखी गई है। चलिए, भारत और चीन की बात तो हुई है, लेकिन इससे पहले ब्रेक पे जाएं। अफगानिस्तान के हवाले से भी एक पेशरफ्त जहां पर हुई है, और इन सब के बीच में अफगानिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें भी। भारत की जहां तक ताल्लुकात की बात है, लेकिन पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सिफारती सतह पर जो है वो कोशिशें और तेज हो गई हैं, और चीन का सफरीकी मुज़ाकरात के जरिए ताल्लुकात में किरदार इस बार फिर से और उजागर होता दिखाई दे रहा। पिछले दिनों जो बीजिंग में मुलाकात हुई थी, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पाकिस्तान के फेवर में शायद आना शुरू हुए हैं। तालिबान का नया मौक़िफ़ गैर मिजाज जिहाद फसाद करार दिया जा रहा है, और चीन को CPEC, जो चीन पाक इकॉनमिक कॉरिडोर है, इसके लिए मगरबी सरहद पर इस्तेकाम की ज़रूरत है, जिसके लिए असल में चीन काम कर रहा था। यानी जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि वहाँ पर किसी तरीके से अदम इस्तेकाम हुआ तो चीन का 83 करोड़ मिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो रकम है इस बड़े मंसूबे पर, वो तालिबान के किसी भी ख़राब रवैये से उनके मुतासिर हो सकती है, नुकसान होगा। तो इन सब के बीच में चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करीब लाने की कोशिश की, और जो सफरीकी मुज़ाकरात हुए हैं उसके अब रफ्ता रफ्ता शायद मस्बत नताइज के अशफाक हम माने के सामने आ रहे हैं। एक नतीजा ये है उसमें कि पाकिस्तान ने अपने सफारत खाने को खोलने का बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान के अंदर ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी बात आ रही है। दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि चीन ने जो प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन किया है उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है। अफगानिस्तान को ये कहा है कि आप पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात और बरादराना ताल्लुकात मुमकिन बनाएं, और ये जो तहरीक तालिबान वाले वहाँ पर है उन पर लगाम कसे। और फिर हमने देखा कि जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर वहाँ अफगानिस्तान के, उन्होंने जो ऑर्डर जारी कर दिया है कि जनाब जहाद और फसाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर जहाद करना चाहता और जब तक उनके चीफ, उनके हेड की तरफ से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर हुक्मनामा ना मिले, तब तक अगर वो ये करते हैं तो ये फसाद होगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छोटी सी राहत पाकिस्तान को ज़रूर मिलेगी तहरीक तालिबान को लेकर, अगर तालिबान ने वाकई तौर पर अपने जो कहा उन्होंने उस पर कारबंद साबित होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सफारत खाने का खोलने का मतलब ये होगा कि अब बराह रास्त मुदाखलत और बराह रास्त नज़र अफगानिस्तान के मुख्तलिफ मामलों पर पाकिस्तान की दोबारा हो सकती है। नो डाउट कि भारत की तरफ से भी
कोशिशें की गई हैं। अगर जो हमने सफारत खाना अभी नहीं खोला है, सफारतकारी के हवाले से हम थोड़ा सा और अभी देख ही रहे हैं मामला को, लेकिन पेशरफ्त ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग दीगर मामला पर हमने एक रूम दे दिया है, लोगों को आने के हवाले से हमने एक राहदारी दे दी है, वीज़ा पॉलिसीज़ में चेंज कर अफगानिस्तान के लिए किया गया। लेकिन अफगानिस्तान अपनी बुनियादी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहता। अफगान तालिबान जो कल तक जहादी तस्वुर किए जा रहे थे, वो अब एक कंस्ट्रक्टिव मैदान में आ रहे हैं। और ये जो मीटिंग्स हैं, चाहे वो चीन के साथ मीटिंग करें, चाहे वो इंडिया के साथ मीटिंग करें, ये कंस्ट्रक्टिव सोच का अक्कासी हो सकती है तालिबान की वहाँ पर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो 3 मुल्की मीटिंग हुई थी, क्या वो कामयाब हुई? तो मुबस्सिरीन का मानना है कि चीन अपने मकसद में कहीं ना कहीं 70-80% कामयाब अभी तक होता हुआ नजर आ रहा है। अपने मंसूबों पर जो जमानत उन्हें तालिबान से चाहिए थी वो भी मिली है। पाकिस्तान का जो रोल तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर बनना चाहिए था, उस पर भी हामी हुई है। और सफारत खाने का खोलने का मतलब ही सीधी सीधी बात है कि अब तालिबान का सफारत खाना पाकिस्तान के अंदर खुलेगा, यानी अफगानिस्तान के अंदर खुलेगा, और अफगान का वहां पर खुलेगा। तो एक उनकी रिकॉग्नाइजेशन भी होनी है, और दूसरा ये जो बीच बीच में टकराव उनके हो रहे हैं, वो टकराव भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जहाद और फसाद में जो तालिबान ने शिफ्ट एक लिया है, वो एक मेजर चेंज इस पूरे मामले में माना जा रहा है। जनाब यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं जी, ब्रेक के उस पर आएंगे तो बात जरा जम्मू कश्मीर की दोबारा आपको बताएंगे कि सयाहत जो बुरी तरह से टूटी और बिखरी पड़ी है, इस पर मरकजी हुकूमत क्या कुछ करने जा रही है। आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने स्कूलों का हाल अहवाल बताएंगे कि आओ स्कूल चले हम, एक नया कैंपेन शुरू तो किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है उस पर बात करेंगे। बिल्लियां तो आप पाल रहे हैं, लेकिन अगर बिल्ली काटने की वारदातें बढ़े तो एहतियात बहुत ज़्यादा जरूरी। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका 9:33 हुआ चाहते हैं। ठीक 10 मिनट बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप कॉल करना शुरू करें। चारों लाइंस आपके लिए ओपन हो चुकी है, लेकिन मुख्तसर बात आप रखेंगे। ठीक 9:45 या 46 पे पहली कॉल हम रिसीव करेंगे। मगर उससे पहले उस शोबे की ज़रा बात जो पिछले 3 हफ्तों के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है जम्मू कश्मीर में, या भारत पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ तनाव, कशीदगी और ये जो सरहद पर गोलाबारी और इससे या पहलगाम हमले के बाद जो कुछ हमने देखा, सयाहत को दोबारा परवान चढ़ाने या इसके फ़रोग के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार जहां पर अपनी जगह काम कर रही है, उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद अलग अलग जगहों पर कोशिश कर रहे हैं कि सयाह वापस लौटें। इसके लिए एक मुनफरिद अंदाज में भी वो सड़कों पर भी नजर आए, लेकिन सयाहत को फ़रोग देने के लिए एक और प्लान तरतीब दिया गया है जिसमें वादी कश्मीर में वुज़रा और जो अहम तरीन शख्सियात मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हैं वो वादी कश्मीर दौरा कर सकती हैं। और इतलात ये हैं कि बुनियादी ढांचे पर काम शुरू किया जा सकता है। हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने जा रही है और पहलगाम हमले के बाद जो वीरानी और जो अहम तरीन सयाहती मकामात जो सुनसान नज़र आ रहे हैं वहाँ रौनकें बहाल हों, सयाहत परवान चढ़ें, इसके लिए कोशिशें मरकज़ और वुज़रा की जानिब से भी शुरू की जाएंगी। है कि सयाहती शोबे को मज़ीद परवान चढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला भी मैदान में है, साबिक़ वज़ीर आला मैदान में है, उसके अलावा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने एक बार फिर कमर कस ली है। गुज़श्ता दिनों कुछ लोग भी बाहर से आए थे जिन तक पहुँचने की कोशिश की गई है, लेकिन बड़ी खबर ये कि अब मरकज़ी हुकूमत ने भी कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जा पाए इस ज़िमन में मरकज़ी वुज़रा को जम्मू कश्मीर भेजा जाएगा। यानी यूनियन मिनिस्टर्स खुद जम्मू कश्मीर आएंगे, फिर जो नेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा जाएगा ताकि एक पैगाम जम्मू कश्मीर से दिया जाए कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है और यहाँ पर सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। होटलियर्स अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा 22 रन पहलगाम के अंदर खूनेन खेल के बाद सबसे बड़ा झटका जो है वो इस वक्त सयाहत को लगा हुआ है। उसके बाद पाक भारत कशीदगी जिस तरीके से बढ़ी है, फ़िज़ाई हदूद बंद हुए हैं, उस वजह से मज़ीद इसमें जो है वो झटका लगा हुआ और ज़्यादा सयाह जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की ओर रुख नहीं कर रहे हैं। अब उस चीज़ को मज़ीद बेहतर, फाल और मुतहरिक बनाने के लिए इंतज़ामिया भी कमर कस रही है और मरकज़ी हुकूमत वज़ीर आज़म की सरबराही में अब यह फैसला ले रही है कि मुख्तलिफ वुज़रा को सयाहत की गर्ज से जम्मू कश्मीर भेजा जाए और नेशनल सेलिब्रिटीज़ को भी जम्मू कश्मीर भेजा जाए ताकि एक पैगाम यहाँ से पूरे मुल्क तक चला जाए। ये तो थी बात जनाब सयाहत की, लेकिन ज़रा बात आगे की करते हैं। बात करते हैं हमारे स्कूलों की, बात करते हैं हमारे उन मदारिस की जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ड्रॉप आउट की शिकायत सबसे पहले हमारे पास भी थी, खबरें वक्तन फ़वक्तन हमने आपको बता दी, लेकिन फिर खबर एनरोलमेंट ड्राइव की भी आई और पता लगा कि एनरोलमेंट ड्राइव जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन मरकज़ी जो खबर है इस वक्त वो ये है कि रियासती तालीम महकमा की तरफ से जो एदाद शुमार सामने आए हैं, जो ज़राया बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अभी भी हमारे पास दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जहां पर एनरोलमेंट 0 के बराबर हुई है। 5000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे 30 से भी कम हैं और इसी तरीके से 1500 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां पर एनरोलमेंट सिर्फ 15 तक ही है। तो ये सूरत हाल है जी हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर, जहां पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बेहतरीन उस्ताद तालीम दे रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बातों के बीच, बड़ी कोशिशों के बीच सूरत हाल ये है कि हमारे अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिसेंट रिपोर्ट जारी कर दी गई है, उस रिपोर्ट के अंदर कुल मिलाकर 18,785 गवर्नमेंट स्कूल है यूनियन टेरिटरी के अंदर और उनमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी के अंदर जो 0 एनरोलमेंट वाले स्कूल है वो तकरीबन 70 से भी ज़्यादा है। इसी तरीके से 5000 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई। एक तरफ से पीठ थपथपाई जा रही थी महकमा तालीम की और ये बताया जा रहा था कि ऑल इज़ वेल और कोशिशें आगे बढ़ रही हैं और एनरोलमेंट ड्राइव जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन अब सूरत हाल ये है, जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस पर वो ये बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि वाकई तौर पर क्या हमारे सरकारी स्कूलों का निज़ाम इतना बेहाल है कि वो वापस पटरी पर नहीं लौट आ पा रहा है, और क्या वाकई तौर पर जब तक एक बड़ी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा जिसमें यकसा तालीम हो। देखिए अब ये स्कूल वाली है
कैसे यहाँ पर ये तालीम हासिल करेंगे, एक बड़ा सवाल है। अब 2 बच्चे, उस्ताद बाहर बैठेंगे, फिर 3 कमरों में 8 क्लास आप चलाएंगे, तो ये तालीम नहीं है। तालीम के नाम पर एक मजाक हो रहा है। सीधे श्रीनगर इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, सबसे पहले ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँगा। सरकारी स्कूल बमुकाबले प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़ी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करते हैं तो पता लगता है कि 8 कमरे हैं, 12 क्लासेस है, 6 कमरे हैं, 9 क्लासेस है, 4 कमरे हैं और 8 क्लासेस हैं। उस्ताद तो बड़े बेहतरीन है, तो बच्चे आएंगे क्यों वहाँ पढ़ने के लिए? बड़ा सवाल तो पहले ये है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर न ब्लैक बोर्ड है और न बैठने के लिए चेयर है, तो कैसे हम ये कंपीट करें कि बच्चे, तू जो स्कूल जा रहा है और जो प्राइवेट स्कूल है वो एक जैसा है, इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ किताब बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की जो सूरत हाल है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और सबसे पहले जो आपने कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के फिगर्स बताए कि 65 से ज़ायद ऐसे स्कूल्स हैं जहां सिफर एनरोलमेंट है, कोई बच्चा दाखिला नहीं है। 1500 से ज़ायद ऐसे स्कूल्स हैं जहां 15 से कम तलबा की तादाद है। 5000 से ज़ायद ऐसे स्कूल्स हैं जहां 30 से भी कम स्टूडेंट जो है वो एनरोल है। लेकिन कुल मिला के हम कहते हैं कि इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। कल तक वो लोग जो कह रहे थे कि सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, सिस्टम के अंदर खामियां हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, अक्रॉस द जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, इनको बेहतर बनाने के दावे किए जा रहे थे। लेकिन अब चूंकि वो निज़ाम चला रहे हैं, निज़ाम उनके हाथ में है और 6-7 महीने का वक्त हुआ है, उनके हाथ में निज़ाम है और निज़ाम को कितना बेहतर बनाया जा रहा है वो हमें सरकार के ही एदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, वो हमें सरकार के ही डेटा बता रहे हैं। बहरकैफ जहां तक स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, ये जो अभी फिगर्स हमें बता रहे हैं, और खासकर 2 रोज पहले आपको याद होगा कि गुलिस्तान पर ही हमने एक खबर चलाई थी पटन तहसील की, जहां पे हमने देखा कि 5 स्कूल, एक स्कूल में 5 टीचर है, 2 गायब है, एक वहां पे ड्यूटी दे रहा है, 30 वहां पे बच्चे हैं। और यही सूरत हाल ऑलमोस्ट, अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक या फार फ्लंग एरियाज में जाएंगे तो सूरत हाल यही नजर आ रही है। नो डाउट कि लाखों करोड़ों का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस रखती है सरकारी स्कूलों के निज़ाम को, सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा रहा है, डिस्पाइट ये कि हमें ये देखना चाहिए था कि हर गुजरते साल के साथ, हर गुजरते महीने के साथ हमें एक नई इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि यहाँ एनरोलमेंट कम हो रहा है और अब वो जो वालिदैन हैं वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए प्रेफर करते हैं इंस्पाइट कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में करें। और गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की क्वालिफिकेशन अच्छी है, MA BEd उनकी क्वालिफिकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ये एक नोशन है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या गवर्नमेंट महकमों के अंदर कि एक सरकारी मुलाजिम ये जानता है कि नहीं जी मेरी 50,000 1 लाख की सैलरी है, बच्चा पढ़े ना पढ़े, वो आए स्कूल ना आए स्कूल, तो मेरी 1 महीने के बाद जो है मेरी सैलरी तो मेरे अकाउंट में आनी है। ये एक बहुत बड़ा नोशन है जिसको सरकार को अच्छा, अब जरा इस पर आइएगा ना, ये जो एनरोलमेंट वाली ड्राइव थी ये तो ओवरऑल बात है, लेकिन एनरोलमेंट ड्राइव में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा सामने आया है और आज छपकर भी बहुत सारी जगहों पर यह आ चुका है, इसने तो पोल खोल दी है उन तमाम बातों की जो लगातार कहा जा रहा है। एनरोलमेंट ड्राइव बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है जी, हजारों सैकड़ों की तादाद में बच्चों को हमने वापस लाया जी, दोबारा से लाया है। और जब प्री प्राइमरी अपर मिडल की हम बात करते हैं तो सूरत हाल तो तशवीशनाक है। आपको याद होगा कि कुछ साल कबल जब जम्मू कश्मीर की LG गवर्नमेंट ने एक एनरोलमेंट ड्राइव का आगाज किया था और इस सिलसिले में हमारे पास
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा हमें बता रहा है कि 6000 से जायद ऐसे स्कूल है जहां 30 से कम तलबा एनरोल है। ये हमें फिगर्स बता रहे हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा कि राज्यसभा में भी ये फिगर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के जो 23,000 से जायद स्कूल्स हैं, इनमें से तकरीबन 4400 स्कूल्स ऐसे हैं जिन्हें या तो मर्ज करना पड़ा या तो बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ द जो बच्चों का उसकी तस्दीक मरकजी वजारत के साथ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की सरकार ने भी कर दी थी। इमरान, बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात पहुंचाने के लिए। ये तो तालीमी इदारों की बात थी और ये सूरत हाल फिलहाल शायद आने वाले वक्त में मजीद गुजरना पड़े। जिस तरह के हालात हैं, रिपोर्ट्स कुछ बिल्कुल भी पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ हमें नहीं ले जा रही हैं। साउथ कश्मीर आपको लिए चलते हैं। एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त साउथ कश्मीर के पुलवामा से खबर है कि तराल के शेराबाद इलाके के अंदर तलाशी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका तौर पर इस वक्त चल रही है और इलाके में मुकम्मल नाकेबंदी की गई है। तमाम आने जाने वाले रास्तों को बंद करके, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद करके इस इलाके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो इलाका है जहां गुज़श्ते दिनों सिर्फ चंद दिन पहले भी एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उस वक्त भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ये था कि इस इलाके के अंदर मुसल्लह जंगजू जो है, मुसल्लह मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए, मुसल्लह अफराद को ढूंढ निकालने के लिए वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन तकरीबन 5 से 7 घंटे 8 घंटे तक चला था। बाद में उसको कॉल ऑफ करना पड़ा था क्योंकि कहीं पर कुछ नहीं मिला था। लेकिन ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं और जहां पर त्राल के इस इलाके के अंदर जहां पर दोबारा से इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही मिली है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है, जिसके बाद शेराबाद इलाका जो त्राल का है उसको दोबारा से कोऑर्डिनेट सर्च में ले लिया गया है। तमाम शारा जो अंदर की ओर जाती हैं या बाहर आती हैं वहाँ पर रोक दिया गया है। किसी भी गाड़ी या मूवमेंट को रोक दिया गया ताकि कोई भी कोलेटरल डैमेज यहाँ पर ना हो और मिलिटेंट किसी भी तरीके से कोई भी मौका उन्हें ना मिले बाहर आने के लिए। तो फिलहाल त्राल पुलिस यानी जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, CRPF और दीगर इदारे जो हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है और ये ऑपरेशन इस वक्त ज़िला पुलवामा के त्राल के शरियाबाद इलाके के अंदर जारी है। शेख कौसर हमारे साथ है। कौसर, जरा अपडेट कीजिएगा। गुज़श्ता दिनों भी ये ऑपरेशन चला था, फिर कॉल ऑफ किया गया था, अब की बार भी ऑपरेशन शुरू हुआ है दोबारा से। तो क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही है कि मिलिटेंट वहां पर छुपे बैठे हैं जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है? जी बिल्कुल गौर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेराबाद बोली त्राल के नजदीक। आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली है कि यहाँ पे आज फिर एक बार मिलिटेंट की आमद रफ्त है। तो उस सिलसिले के बाद यहाँ पे बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दे रहे। हालांकि ये जो त्राल से अवंतीपोरा श्रीनगर का जो रोड जाता है वो भी कम्प्लीटली ब्लॉक है। किसी भी ट्रांसपोर्ट, किसी भी गाड़ी को यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि सबसे पहले सिक्योरिटी की जो प्रायोरिटी होती है वो सिविलियंस की सेफ्टी की होती है, इसीलिए वहां से किसी को आने जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो वाजह रहे इस हफ्ते में दूसरी बार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो बताया जा रहा है कि इनपुट से यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस ने तस्दीक नहीं की। हालांकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पे। आपको ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे जारी है। जी, शारा बंद है तो इस शारा से कहां की ओर जाया जाता है और क्या कोई और न्यामुल बदल है? जी बिल्कुल, ये जो त्राल से नौदल वाया नौदल जो अवंतीपोरा की तरफ जो रोड है ब्लॉक है। अब दूसरा जो रास्ता है त्राल से ढारसोरा की तरफ तमाम गाड़ियों को वहीं से जाने दे रहे हैं। तो फिलहाल ये जो अवंतीपोरा से त्राल की तरफ या त्राल से अवंतीपोरा वाया नौदल बुली से वो कम्प्लीटली बंद है, किसी को इजाजत नहीं दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि फिलहाल बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जारी है। घर घर तलाशी अभी भी जारी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा क्या आज सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हो पाते हैं या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे। तस्वीरें आपके सामने त्राल की हैं, शेराबाद का इलाका। गुज़श्ता दिनों इस इलाके के अंदर जहां पर कार्रवाई शुरू की गई थी, बाद में इस पुरअमन तरीके से ये कार्रवाई ख़त्म की गई थी, लेकिन फिर ऑपरेशन शुरू हुआ है। ज़रा यहाँ से पीर पंचाल खित्ते का रुख करते हैं और इस वक्त बड़ी खबर शहर पुंछ से, बल्कि सुरनकोट से, जो ज़िला पुंछ का इलाका है, एक 55 साला शख्स की लाश पानी के ड्रम से बरामद हुई है और 22 साला लड़के की मुबैना खुदकशी की तस्दीक की जा रही थी। कहा जा गया कि वो यहाँ लटका हुआ पाया गया, लेकिन 55 साला शख्स की लाश पानी के ड्रम से बरामद हुई। 2 पुरअसरार अमवात हुई हैं। ये अफसोसनाक खबर पुंछ से, जिसकी तस्दीक मकामी इंतजामिया ने भी कर दी है।
पुलिस ने तहकीकात इस वक्त शुरू कर दी है। तस्वीर आपके सामने गुलिस्तान न्यूज़ पर। और ये भी बताते चलें कि दोनों के मुतालिक जो कंफर्मेशन हो रही है, एक 22 साल के लड़के ने जिसने सुसाइड किया या नहीं ये तो पुलिस कंफर्म करेगी, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया की खबरों की तरफ जाएं तो यही कंफर्म हो रहा है। दूसरी तरफ एक और शहरी जिसका नाम मोहम्मद शब्बीर बताया जाता है, मोहम्मद हुसैन इनके वालिद का नाम, तकरीबन 55 साल इनकी उम्र। ये जो डेड बॉडी आप देख रहे हैं, और घर से पानी के ड्रम से इनकी लाश मिली और इसके बाद अहले खाना ने सुरनकोट पुलिस स्टेशन को मुतल्ला किया है। सुरनकोट पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, तहकीकाती अमल शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा, लेकिन 24 घंटों के दौरान 2 अमवात ने इस इलाके को फिर से हिलाया है। फिर से इलाके के अंदर फिजा सोगवार है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा के पास चलेंगे। सुरनकोट से हमें आकाश मलिक ज्वाइन कर रहे हैं। आकाश, ये क्या केसेस हैं? 2 शहरियों की मौत की तस्दीक हो रही है, पुरअसरार अमवात हैं, क्या कंफर्मेशन है और क्या शनाख्त, दोनों के मुतालिक क्या तफसीलात आपके पास हैं? उधर से बोल। इस वक्त खबर सुरनकोट से, जहां पर जानकारी जो हमें मिल रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है। एक 55 साला शख्स और एक 22 साला नौजवान ने भी अपनी जान दी है। ये हमारे नुमाइंदे हम तक का जो तफसीलात पहुंचा रहे हैं। आकाश, दोनों केसेस के मुतालिक अलग अलग से ब्रीफ कीजिएगा। क्या ये डिटेल्स हैं इन दोनों केसेस के? पुरअसरार अमवात हैं, कोई कत्ल हुआ है, क्या इनिशियल डिटेल्स आपके पास हैं? जी आसिफ, जिस तरीके से एक जो है सरहदी जिला पुंछ 2 जो ये डेड बॉडीज मिली हैं, एक जो है सांगला मरोड़ का रहने वाला और दूसरा जो है जनावाली गली का। अभी जो है दोनों जो सांगला वाली डेड बॉडी है उसको भी जो है सुरनकोट हॉस्पिटल लाया गया है, और उसके साथ साथ जो जनावाली गली से था और पुलिस वहां पहुंची है, वहां इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी कोई भी जो है पूरी डिटेल सामने नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय पहले जो वाकया जो सामने आया है, अभी पूरी डिटेल सामने है। जो ही कोई पूरी डिटेल सामने आएंगी वो शेयर की जाएंगी। अच्छा, ये जो ड्रम में की लाश मिली है, क्या ये उनके घर में थी और अहले खाना कहाँ पर थे? क्या वो वहाँ मौजूद थे या नहीं थे? जी बहुत इस हवाले से बात करें, ये घर के थोड़ा सा नजदीक ही ये जो डेड बॉडी थी वहीं थी, लेकिन अभी जो है इसमें कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है, क्योंकि ये कुछ ही समय पहले, हालांकि पिछले 10 या 15 मिनट पहले ये वाकया सामने आया हमारे पास। तो अभी हमें डिटेल्स जो भी नहीं आएंगे तो शेयर की जाएंगी। बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। यहाँ पर खबरों के सिलसिले पर थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं। दोनों केसेस में तहकीकात हो रही है, पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो मजीद इस पर कुछ तबसरा किया जा सकता है। कॉलर्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से कॉलर्स इस वक्त ज्वाइन करना शुरू हो चुके हैं। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आखिरी 5 से 6 मिनट हमारे पास हैं, फटाफट से कॉल करें। 30 सेकेंड के अंदर मुख्तसरन अपनी बात रखिएगा। फर्स्ट कॉलर लाइन पर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, चलिए नंबर जरा स्क्रीन पर दे दीजिएगा। चारों नंबर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे और उसके बाद एक एक करके डिफरेंट एरिया से आप हमें ज्वाइन करेंगे। जब भी कॉल करें टीवी की आवाज बंद कर लें। फर्स्ट कॉलर, हेलो। चलिए कॉलर्स जब तक ज्वाइन करते हैं, जरा एक खबर और भी आप तक पहुंचा देते हैं। बीच में तकनीकी खराबी की वजह से कॉल्स हमें ड्रॉप भी करनी पड़ती हैं। आप कॉल कीजिएगा, एक खबर जरा आप तक पहुंचाएं कि जिस तरीके से इशफाक आपने शुरुआत में कहा था कि जो बिल्ली के काटने के केसेस हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी स्टेट्स की तरह आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन राइज हो रहा है। बिल्कुल, ज़रा बात करते हैं पालतू बिल्लियों की। जी, एक तो बिल्लियाँ हैं ना जो रूटीन में आपको दिखती हैं, दूसरी पालतू बिल्लियाँ, जो एक नया ट्रेंड हमारे सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू इंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन इत्तलात और ख़बर ये है कि 1 साल के अंदर 6000 केसेस सामने आए हैं। 6000 के केसेस सामने आए सिर्फ बिल्ली के काटने की, और ये ट्रेंड जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। ताहम एक अच्छी बात जो माहिरीन और डॉक्टरों की तरफ से इसमें कही गई है कि अगर कुत्ता काटता है तो राइबीज़ का पूरा ख़तरा रहता है, लेकिन बिल्लियाँ जो पालतू बिल्लियाँ हैं अगर ये काटे तो इसमें राइबीज़ का ख़तरा बिल्कुल भी कम है, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा बरतने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये जो पिछले 1 साल का जो एंटी राइबीज़ क्लिनिक ARC जो SMHS श्रीनगर का है, उनका मानना है कि जून 2024 से जो आदाद शुमार मई के 2024 तक हमारे पास आए हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि केसेस के अंदर बतदरीज इजाफा हो रहा है। 440 के करीब
बिल्लियों के काटने के केसेस का इंदराज 2024 के अंदर हुआ था। फिर ये जो अगस्त के आसपास का महीना था, सितंबर में 414, अक्टूबर के अंदर 446, नवंबर के अंदर 399, दिसंबर के अंदर 514, फिर इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर भी 500-400 के आसपास केसेस जो है वो चलती रही और कुल मिलाकर 6000 से भी ज़्यादा केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। ARC SMHS के मुताबिक यानी एंटी राइबीज क्लिनिक जो महाराजा हरि सिंह अस्पताल सरकारी अस्पताल है, उनका मानना है कि अक्सर मामलात में जो इनके मालिकान हैं उनकी गलती की वजह से ही ये तमाम मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। ताहम ज़रूरत यह है कि अगर आपके भी घर में पेट है, अगर आपके घर में भी पालतू बिल्ली है, तो उसका तिब्बी मुआयना कराया जाए। जो उनकी रूटीन में काज करना है, जिस तरीके से उन्हें चीज़ें चलानी है, वो मुसलसल उन्हें इंजेक्शन और दीगर चीज़ें भी लगनी चाहिए। तो ये तो थी बात जनाब उन लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कॉलर्स कुछ हमारे साथ हैं, 2-3 कॉलर्स जरा ले लेते हैं आखिरी कुछ मिनट से। कौन सब कहां से, नाम बताइएगा। हेलो जी, नाम बताएं। सर मैं दिलजीत बोल रहा हूँ और श्रीनगर से। जी जगजीत जी बताएं सर। दिलजीत सर। जी जगजीत जी बताएं। सर यहाँ 2020 में इन्होंने मैग्नम डाला तो कम से कम 100 फीट छोड़ दिया इन्होंने। तो तब सर मैंने फिर एक्शन के साथ भी बात की, वहाँ भी एप्लीकेशन दे दी, म्यूनिसिपलिटी के पास भी गया, उनने बोला हम कर देंगे। अब 5 साल हो गए, हमारे मकान के सामने सारा पानी जमा हो जाता है। प्लीज ये कम से कम ये जो छोटा सा पैच छोड़ दिया था, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? हाँ जी, मैंने आपको एक साथ पहले भी इस पर 2 बार बात की है। नहीं, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? जो पैच छोड़ दिया था, मैग्नेमाइजेशन नहीं हुआ था। सर वो एक पोल आ रहा था तो वहां से वो मशीन क्रॉस नहीं हुई। अच्छा, अब वो पोल हट गया है? अभी पोल है तो मगर मैनुअली तो हो सकता है। वो 100 फीट क्या, कौन सी इतनी बड़ी बात है ये? नहीं, फिर मैनुअली करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, जो रोलर चलाना है वो कैसे हो सकता है पॉसिबल? जी सर, फिर कोई ना कोई तरीका तो निकाल, ये है कि कोई तरीका निकाला जाए, ये बड़ी बात है जी। इसमें बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब बस मोहम्मद शफी जरगर डलगेट पे। जी शफी साहब, मे करो अम ब्रो गुजारिश रिक्वेस्ट करो मे ताकि गवर्नमेंटस तम वात तुम नेर होटल डलरीमस नश बह वसान सीढ़ी वसान बोन हेर यह अमे कन हज गजम पूर वनस रूद पे तपर बहरान कह वसनस अतनस आबादी तकरीबन 2-3 हथ चूल बसान अपर बहरान वसनस ताकि गजम अत खर चलान कमर फुट वारियन यह इमीडिएटली लेक्स एंड वाटरवेज वालें ठीक करुन कि अत बदल का महकम ठीक है पान समझ कमन यह वाटर लेक वालें करुन या यह स्मार्ट सिटी वालें यह पत है। चलो सड़ा शुक्रिया कंसर्न MLA तम करो कोशिश मामले तुम वातन क्या तिमन ज्यादा पता कि होता कि नहीं होता, कोशिश करो तिमन ताम वातन जरगर से। बहुत सड़ा शुक्रिया कॉल करने में। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गवर्नर साहब आबिद कुरैशी वंदान गांधरबल पर सो ठीक पट जी कुरैशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। गवर्नर साहब अर्ज अ तुज चैनल वारिया फेवरेट चैनल वारिया अमिक मतलब सुबह शाम बुझान, मगर यह दीनी प्रोग्राम तो थवा 15-20 मिनटन सो गई तुज नवोदिश तुम ये तुम नूरी रमजान चलावान तिथ चलो ये वरी किस वरियस कह प्रोग्राम आज हजिक आयाम तब दौरान हज के आयामन इंशाल्लाह कोशिश कर सुबह 7 बजे प्रोग्राम चलावन तम पे बेहती का कोशिश अत अंदर। वैसे सुबह आप ज्वाइन करेंगे 7 बजे के बाद तो एक नहीं बल्कि 2 प्रोग्राम्स तिलावत कुरान करीम का एक सिलसिला जो लगातार चलता है और बीच में हज के हवाले से और उसके बाद ईद के आसपास खुसूसी प्रोग्रामों फिलहाल 2 रोजे मुसलसल प्रोग्राम चला 7 बजे रुजू तो इंशाल्लाह वचान कोशिश करो सुबह 7 बजे प्रोग्राम चला। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लास्ट के 2 मिनट से। वालेकुम अस्सलाम। गवर साहब ठीक छो सेहत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्ज अ तुहद बोड़ जरिए गुलिस्तान जरिए वातान कतान शेष मेहरबानी कर बड़ उम्मीद कि यम जरिए वात यह कत मंडबल नौशहर सड़क वारिया खराब
कि MLA साहब ते आमद आज नो पार्लियामेंट इलेक्शन सह योर नजर दिन तम तु वुच हालत सड़कन दोपन पार्लियामेंट इलेक्शन गो दिमो यह करो सड़क ठीक पे गो असेंबली इलेक्शन तम सात वो तम दोपन बह यम आव नजर दिन पे गई कहें वह गुजारिश ऑटो वोल योर मानान इलेक्ट्रिक ऑटो वोल मानान ये कम साइड मंडबल इंटीरियर नौशार मंडबल अंदर बड़ रवात तथान अहन मंडबल नौशार अंदर अतान सो अंदर गए मस्जिद कदीम पे सिकबाल बिल्कुल खराब। चलो जरूर इंशाल्लाह तुज शिकायत ऑन ईयर तम पान त बोजान लेकिन तम पे कर बह कोशिश तुंद MLA सब तिमन ताम वातनाव यह पैगाम कि जनाब तुह वाद कोरमुत और वाद पज पूर कर और खसूसन मुसलमान खतर वाद पूर कर सठी अहम बह कर कोशिश पे तरफ कि तिमन ताम गोस पैगाम तुंद वातन। एक और कॉलर हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर अजहर बोल रहा हूँ किश्तवाड़ से सर। जी डॉक्टर साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली सर मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे सर काफी जी बात कंटिन्यू करें आप। कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। सर एक्चुअली यहाँ गलियों में जो काम हुआ था 1-2 साल पहले आई थिंक उसमें टेंडरिंग वगैरह हुई थी थ्रू म्यूनसिपैलिटी, लेकिन तब से लेकर आज तक वो सारी पाइप वगैरह तो बिछाई गई, यहाँ सेंट्रल ड्रेन भी बनाई गई, लेकिन अभी जैसे अभी मतलब हालात जैसे हैं मौसमी हालात आपको सब पता है, तो उसकी वजह से मतलब बच्चों को और बड़ों को सबको जो है वो चलना दुश्वार हुआ है गलियों में। गलियों की इतनी खस्ता हालत है कि मतलब वो बिल्कुल ना कहने के लायक ही नहीं है। एवं कि बहुत बार इनको बताया भी गया, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको बताया, उनको रिक्वेस्ट की गई, मीडिया का वो जो है वो अमला बुलाया गया, उनने रिपोर्टिंग की, लेकिन मतलब एवरीथिंग इज मैन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कॉल करने के लिए। कंसर्न MLA तक, म्यूनसिपैलिटी तक, आला हुकाम तक आपकी बात इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच गई है। काम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए ज़रूर आपकी बात पहुंची है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। वक्तन फ़वक्तन फीडबैक भी साथ साथ देते रहिएगा। 10 बज रहे, वक्त छोटे से ब्रेक का है। खबरों का एक और बुलेटिन ब्रेक के उस पार। सलाम JK में बस इतना ही।